आंसू आ जा रहे हैं। बहुत अलग अनुभूति है। अलग, बहुत अलग है, इसके लिए कोई वर्ड नहीं है। यहाँ तक पहुँचे वही बहुत बड़ी बात है। मैं लफ्ज खत्म हो जाते हैं ना यहाँ के। ओह यू गॉट इमोशनल, he got emotional. सर आपका नाम क्या है? हितेश मर्चेंट। I am also getting emotional while speaking with you. This is the moment we all live for. I'm very happy that you could do it. आप इस उम्र में कर रहे हैं, ये हम सब लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। आदाब, नमस्कार, हर हर महादेव। आप हमेशा सोचते हैं कि ऐसा कौन सा तीर्थ है जहां जाना आपका सपना है, या ऐसी कौन सी जगह है जो आपको अट्रैक्ट करती है। क्या उस जगह से जुड़ा रहस्य है जो अब तक सुलझा नहीं है। तो आइए आपको ले चलते हैं उसी जगह जहां जाने का सपना, दिल में इच्छा हर हिंदुस्तानी की होती है। वो है कैलाश मानसरोवर की यात्रा। हम इस वक्त तिब्बत में हैं, चीन के ऑटोनमस रीजन ऑफ तिब्बत, और तिब्बत में ही है कैलाश मानसरोवर। यहाँ आने के लिए आपको चाइनीज़ वीज़ा चाहिए होता है और साथ में चाहिए होता है तिब्बतन परमिट। लेकिन आप आसानी से नहीं आ सकते क्योंकि ये यात्रा निर्भर करती है चीन के ऊपर। 2019 में कोविड हुआ, 2 साल तो यात्रा बंद रही। उसके बाद भारत और चीन के संबंध खराब रहे तो ये यात्रा 4 साल और बंद रही। तो कुल 5 साल बंद रहने के बाद 2025 में ये यात्रा शुरू हुई। हम इस यात्रा पर हैं, हमने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ अनुभव किया है। इस पूरी रिपोर्ट में आपको कैलाश मानसरोवर से जुड़े तमाम पहलुओं से हम रूबरू कराएंगे। हमने क्या देखा, क्या जाना, क्या समझा, आप यहाँ कैसे आ सकते हैं, कैसे वीज़ा मिल सकता है। कैलाश पर्वत एक ऐसा पर्वत है जिसके बारे में सब उत्सुक हैं, सबको जिज्ञासा है कि ऐसा कैलाश पर्वत पर क्या है। कुछ लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, वहाँ वक्त बहुत तेज़ी से बदलता है। कहते हैं कि कैलाश पर्वत की चोटी पर एलियन रहते हैं। कोई लोग कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर एक अजीब सी चुंबकीय शक्ति है। बहुत सारी बातें कैलाश पर्वत के इर्द गिर्द हैं। वहीं है मानसरोवर झील, जहाँ से कई बड़ी नदियाँ निकलती हैं, चाहे वो ब्रह्मपुत्र हो, सतलुज हो, कैराली हो, या फिर सिंधु, इंडस। तो ये जगह इतनी खूबसूरत है, इतनी अद्भुत है, जिसको लफ्ज़ों में बयां करना बेहद मुश्किल है। तो हमने कैलाश पर्वत की भी परिक्रमा करी, हम मानसरोवर झील भी गए। और आपको बता दें कि कैलाश पर्वत, जिसे जो तिब्बत में लोग हैं वो कहते हैं कैंग रिम्पोचे, ये कैलाश पर्वत जितना हिंदुओं के लिए दिल के करीब है, आस्था की बात है, उससे कहीं ज़्यादा आस्था रखते हैं बौद्ध धर्म को मानने वाले तिब्बती। ये लोग सदियों से कैलाश पर्वत की परिक्रमा करते आ रहे हैं हमारी तरह, और ये भी परिक्रमा जो है वो दंडवत करते हैं, लेट लेटे करते हैं, और उस जगह पर करते हैं जहां ऑक्सीजन बहुत कम है। तो हम इस पूरे वीडियो में आपको बताएंगे कि आप यहाँ कैसे आ सकते हैं, परिक्रमा में हमने क्या देखा, कैसे तैयारियां करनी चाहिए। और कैलाश पर्वत पर तो हम जानते हैं भगवान शिव और पार्वती निवास करते हैं, और ये एक ऐसा पहाड़ है विश्व का, लोग एवरेस्ट तक चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत एक ऐसा पर्वत है जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, ऊंचाई तक कोई नहीं पहुंच पाया। तो बने रहिए इस पूरे वीडियो में, हम तमाम पहलुओं से आपको रूबरू कराते रहेंगे।
हम इस वक्त हैं तिब्बत की राजधानी लासा में। तो तस्वीरें आप देख रहे होंगे, पहाड़ और हमारे आसपास तमाम तिब्बती और चीनी लोग। हम यहाँ पर आए हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा को कवर करने के लिए, आपको दिखाने के लिए इसका धार्मिक महत्व है। यात्रा की शुरुआत कैसे हुई, पहले हम आपको वो बताते हैं। हमारी यात्रा की शुरुआत हुई भारत से, दिल्ली से, नई दिल्ली से। हम आए बैंकॉक, थाईलैंड, क्योंकि आपको बता दें कि जब कैलाश मानसरोवर की यात्रा रुकी तो कोविड था और उसके बाद आपको पता है गलवान और डोकलाम में भारत और चीन के संबंध खराब हुए। तो जो फ़्लाइट्स कोविड में बंद हुई थी उसके बाद से भारत और चीन के बीच फ़्लाइट्स वापस से रिज्यूम ही नहीं हुई। पहले हर रोज़ चीन के लिए भारत से फ़्लाइट थी। तो 2019 के बाद से लेकर के अब तक 5 साल से कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी बंद है और लगभग 5 साल से ही फ़्लाइट्स भी बंद हैं भारत और चीन के बीच, डायरेक्ट फ़्लाइट। तो अब जो दूसरी कड़ी होगी कि किस तरीके से भारत और चीन के बीच फ़्लाइट्स को शुरू किया जाए। तो शायद अब एससीओ समिट जो होगी, राजनाथ सिंह आ रहे हैं उसमें, वो एक मार्ग प्रशस्त हो कि फ़्लाइट शुरू कर दी जाए। कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू हो गई है। हम इसीलिए सीधे चीन ना आकर के हम पहले भारत से बैंकॉक पहुँचे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और एयर इंडिया का जहाज़ था, तो एयर इंडिया के जहाज़ को लेकर के आजकल बड़ी चर्चा है, लेकिन हमें कोई समस्या नहीं हुई। अच्छे आराम से हमने उड़ान भरी और अच्छी लैंडिंग हुई। और बैंकॉक बहुत सारे भारतीय आते हैं पर्यटन के लिए, तो अच्छी लैंडिंग थी, अच्छे नज़ारे थे। खिड़की के बाहर से जो नज़ारे हम आपको दिखा रहे हैं। बैंकॉक में पहुंच करके लगभग 3 घंटे का लेओवर था हमारा, और उसके बाद बैंकॉक से हमारी फ़्लाइट थी चेंगडू के लिए। चेंगडू चाइना का एक बहुत बड़ा शहर है। इसे चाइना का आर्थिक हब भी कहा जा सकता है। और चेंगडू एक चीज़ के लिए बहुत मशहूर है, वो मशहूर है अपने पैंडास के लिए। वाइट पैंडा सिर्फ़ और सिर्फ चाइना के चेंगडू में पाए जाते हैं, और जहाँ भी अब पैंडा मिलते हैं वो चाइना ने ही दोस्ती में दूसरे देश भेजे हैं। तो चेंगडू बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम लोग बैंकॉक पहुँचे और फिर वहाँ इमिग्रेशन कराना पड़ा। फिर इमिग्रेशन के बाद फिर हम चढ़े फ़्लाइट में, जो कि चीनी एयरलाइंस सेचियान में हम सवार हुए। और बारिश भी होने लगी, मौसम भी बदलने लगा। और बैंकॉक से हमें भारत से बैंकॉक पहुंचने में तकरीबन 4.5 से 5 घंटे लगे। और फिर हम लगभग 3.5 घंटे हमें लगे बैंकॉक से चेंगडू पहुंचने के लिए। चेंगडू का एयरपोर्ट शानदार, बढ़िया, बड़ा एयरपोर्ट और अच्छी खासी सुविधाएं। और चीन इस मामले में काफ़ी आगे नज़र आता है तमाम देशों से। तो यात्रा तो बढ़िया रही, अनुभव सुखद रहा। हमारे साथ और पत्रकार हैं जो दूसरे चैनल्स और अखबारों से हैं, उनसे भी हम आपको मुखातिब कराएंगे, पर्सपेक्टिव भी देंगे। तो चेंगडू में हमने रात बिताई अपनी, क्योंकि हमें चेंगडू से फिर ल्हासा आना था। और ल्हासा में हम पहुँचे सुबह, और चेंगडू से ल्हासा की फ़्लाइट लगभग 2.5 घंटे की थी। लेकिन 2.5 घंटे की फ़्लाइट बहुत सीनिक, बहुत खूबसूरत, क्योंकि आप तिब्बत जो है इसे छत भी कहा जाता है विश्व का, काफ़ी ऊंचा है। और ल्हासा विश्व के सबसे ऊंचे शहरों में से एक माना जाता है। और यहाँ की हाइट लगभग 3700 मीटर है, यानी लेह की भी हाइट से ज़्यादा, केदारनाथ की हाइट से भी ज़्यादा। तो ऑक्सीजन की कमी आती है लोगों को, यहाँ तकलीफ़ होती है सांस लेने में। लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा कुछ दवाई लेनी पड़ती है, एक्लिमेटाइज़ करना पड़ता है। और ल्हासा जैसी जगहों पर आना है या कैलाश मानसरोवर आना है तो आपको अपने शरीर को तैयार करना पड़ता है। आप देखिए, ये ल्हासा है शहर,
इतनी ऊंचाई पर है, टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है यहाँ। इनफैक्ट सितंबर से लेकर के मार्च तक तापमान माइनस में होता है, तो यहाँ के लोग जो है काम करने चेंगडू या आसपास के इलाकों में चले जाते हैं। तो आप पीछे देखेंगे कि बढ़िया रोड बनी हुई हैं, कनेक्टिविटी अच्छी है और दुकानें हैं। और यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो तिब्बतन बोली जाती है और चाइना में मैंडरिन बोली जाती है। तो यहाँ आप जिन दुकानों में या जो शॉप्स हैं वहाँ पर आपको तिब्बतन में भी लिखा होगा और मैंडरिन में भी लिखा हुआ नज़र आएगा। तो ये यहाँ की सड़कें हैं और मतलब चाइना में आप कहीं भी जाएंगे तो आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़बरदस्त नज़र आएगा। और ये जो हम यहाँ पर पहुँचे हैं और ये यहाँ का अब देखिए, यहाँ पर ये जो ऊपर जो है वो मैंडरिन नीचे है वो मैंडरिन में लिखा गया है जो चीन में बोली जाती है और ऊपर तिब्बती भाषा में। तो दोनों भाषाओं में यहाँ पर जानकारी लिखी गई है। और ये तिब्बतन पोशाक पहने हुई महिलाएं जो हैं आपको नज़र आएंगी। ये यहाँ की पारंपरिक पोशाक पहने हुए महिलाएं। और बहुत इम्पोर्टेंट है तिब्बत को भी समझना, क्योंकि तिब्बत में ही है कैलाश मानसरोवर और तिब्बत के ही लोग टूर गाइड का भी यहाँ काम करते हैं। यात्रियों को लाना ले जाना, उनकी यात्रा कैसे पूरी कराई जाए, जाहिर सी बात है उसमें यहाँ की जो सरकार है वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व रहती है। लेकिन आप सोचिए कि बहुत ऊंचाई पर भी किस तरीके से यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ज़बरदस्त तरीके से बनाया गया है। आपको धूल नज़र नहीं आएगी, अच्छी सड़कें नज़र आएंगी। और लोग यहाँ पर जो हैं वो दिन में दफ्तर जाते हैं, शाम को यहाँ सनराइज़ काफ़ी देर तक रहता है, सनसेट लेट होता है, तो वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल देखते हैं कि लंच में क्या इंतज़ाम किए गए हैं। और ये देखिए, ये जो है यहाँ पर वेजिटेरियन फूड मिलता है, लिखा हुआ है वेजिटेरियन फूड। तो वेजिटेरियन खाना मिलने वाला है और जाहिर सी बात है कि यात्रा है तो थोड़ा सा भोजन जितना भजन के करीब हो उतना अच्छा। थोड़ा सी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जिस रेस्टोरेंट में, जिस वेज रेस्टोरेंट में हम खाना खाने आए हैं। काफ़ी खूबसूरत है और बहुत साफ़ सुथरा। और यहाँ आपको फ़र्श लकड़ी की ज़्यादा नज़र आएंगी क्योंकि ठंड ज़्यादा होती है। और जहाँ पर भी आप जाएंगे जहाँ ठंडा मौसम रहता है वहाँ फ़र्श आपको नज़र आएगी, वो लकड़ी की ही नज़र आएगी। और यहाँ लोग अपने पेट को भी लेकर के आए हैं, अपने डॉग को भी लेके आए हैं खाना खिलाने के लिए। और खाना खा के लोग जा रहे हैं। और बहुत खूबसूरत ये लासा का लैंडस्केप है जो हम आपको यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है और अच्छी खासी हवा भी चलती है। तो आप लासा आएँ तो कभी अच्छे खासे कपड़े लेकर के आएँ। ये देखिए, ये पूरा लैंडस्केप है। अमूमन वैसे चीन में ज़्यादातर लोग धर्म को नहीं मानते हैं, एथीस्ट हैं, लेकिन तिब्बत वो जगह है जहाँ पर बौद्ध धर्म को माना जाता है। तो इसीलिए वो आपको झंडे नज़र आएंगे। और वो सामने जो नज़र आ रहा है वो पोटाला पैलेस आपको नज़र आएगा। पोटाला पैलेस बहुत महत्वपूर्ण है हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ख़ासकर जो डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और जो दलाई लामा जो हिंदुस्तान में रहते हैं, ये उनका घर होता था ठंड में। तो और यहाँ जब तिब्बत के जो राजा हैं उनका पैलेस है और पोटाला पैलेस का बहुत आपको जिक्र मिल जाएगा अगर आप पढ़ेंगे लासा के बारे में। कोशिश करेंगे पोटाला पैलेस भी आपको दिखाएं, लेकिन जिस रेस्टोरेंट में हम खाना खाने आए हैं वहाँ से पोटाला पैलेस का एक झलक जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और हमारे गाइड हैं ये हमारे साथ में, जिनको थोड़ी थोड़ी हिंदी भी आती है। व्हाट इज़ योर नेम? Punsok. फुनसोक। Yes, my name is Punsok. फुनसोक, आपको हिंदी आती है? Just few words. लाइक Like नमस्ते, चलो चलो, पेशाब करो,
पेशाब करो। Pishab karo, yes. We used to stop in the bus, on the way to people, they need to use the bathroom. So sometimes we said, that's the word, actually what we learned from the Sherpas, huh? So they just taught us. हाँ, तो पेशाब करो, टॉयलेट इज हाँ। इम्पोर्टेंट। Oh, बहुत मजा आ गया। बहुत मजा आ गया। So right now they taught me in the bus, हाँ, बहुत मजा आ गया। आई थिंक हमारे कलीग ने आपको ये सिखाया है। ये बताइए कि आप कब से हैं यहाँ पर? आप यहीं तिब्बत के रहने वाले हैं? Yeah, I born in Tibet. I born in Lhasa. Yeah. So I was grew up in Lhasa. So since from now is a quite long time now. I'm almost 50. So 50. yeah, So you've been to Kailash Mansarovar? many times, many times, countless. You take Indian tourists there, Indian tourists and pilgrims. Westerners and all, makes, yeah. So how Lhasa has changed over the years? Oh, it's a big changing. So today even you can see, here, this is old part of Lhasa, but still you can see all the condos and everything. It's a big change, In the old time, and I mean before the, 15 years, something like that, at that time not that many as like this kind of buildings nearby, At that time we have cut, like old houses and everything, but, by the, like, Chizang government, they restored it, all of these things. And today people has a quite pleasant life. Good pleasant life, अच्छी Yeah. जिंदगी जी रहे हैं आप लोग। Okay, yes. Okay. Yeah. तो आप हमारे दर्शकों को बोलिए आदाब, Adab, नमस्कार। namaskar, द रेड माइक में, द the रेड माइक red mic में में आपका आपका स्वागत है। स्वागत है। लासा से लासा से आपका नाम बोलिए। पुंसोक आपको आपको हेलो बोल रहा हूँ। हेलो, नमस्ते, टाशिदेलेक, स्वागत है। स्वागत है। हाँ। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। You're welcome, sir. थैंक यू। तो ये हमारे टूर गाइड हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। और पीछे आप लैंडस्केप देखिए और हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाते रहेंगे। आप हमारे साथ रहेंगे, इनसे बीच बीच में बातचीत करते रहेंगे, हंसी मजाक भी करते रहेंगे। तो लगभग हमारा जो पहला दिन है लासा में वो ख़त्म हो रहा है। वैसे बस तो रहे हैं यहाँ रात के 8, लेकिन आप रोशनी देख सकते हैं कितनी रोशनी है हमारे पीछे। लगभग 9 बजे के, 8:45-9 के करीब यहाँ सनसेट होगा और लोग यहाँ शाम को 6 बजे खाना खा लेते हैं, डिनर कर लेते हैं और रात में 9, साढ़े 9 बजे वो सो जाते हैं और जल्दी सुबह उठते हैं। तो ये तो यात्रा का पहला पड़ाव था। अगले पड़ाव में हम जाएंगे पुरुंग। हमारी सुबह की फ़्लाइट है और पुरुंग पहुंचने के बाद लगभग 2 घंटे बाय रोड हम पहुंचेंगे मानसरोवर झील के नज़दीक। और पुरुंग में हम बात करेंगे पहले भारतीय जत्थे से जो 20 जून को भारत से निकला था और अपनी परिक्रमा कर रहा है, और उनसे पूछेंगे कि कितने खुश हैं वो कैलाश मानसरोवर के दर्शन करके, क्या भावनाएं हैं। 5 साल बाद ये यात्रा वापस से शुरू हुई है, उनकी अनुभूति कैसी है, उनके अनुभव कैसे हैं। तो बने रहिए द रेड माइक पर, पूरी यात्रा आपको दिखाएंगे तस्वीरों के साथ, लोगों के अनुभवों के साथ, और समझाएंगे कि रहस्य क्या है। अभी बहुत कुछ है जो दिखाना बाकी है। तो द रेड माइक के साथ बने रहिए हमारे साथ इस कैलाश मानसरोवर यात्रा पर। कैलाश मानसरोवर यात्रा का हमारा दूसरा दिन है। तो कैलाश पर्वत आपके पीछे है, जिसको हम देख सकते हैं बिल्कुल सामने, बेहद नज़दीक बर्फ से बिल्कुल ढकी हुई है चोटी, और भगवान शिव और पार्वती यहीं वास करते हैं, ऐसा मानते हैं। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के लिए भी बेहद पवित्र है ये जगह। और कैलाश पर्वत एक ऐसा पहाड़ है जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका, और चीनी सरकार ने बैन भी कर रखा है। तो हम बेस कैंप पहुंच रहे हैं और यहाँ हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे, और जो पहला जत्था भारतीयों का पहुंच रहा है 5 साल बाद, जो यात्रा वापस खुली है, उनसे भी बात करेंगे, उनकी भावनाएं भी जानेंगे और आपको कैलाश मानसरोवर यात्रा का महत्व बताएंगे भी और दिखाएंगे भी। हम लगभग कैलाश पर्वत के बेहद नज़दीक हैं। हम यहाँ से आपको चोटी, जहाँ बादल हैं
वहाँ पर वो कैलाश पर्वत है और यहाँ से अब हम बेस कैंप की तरफ जा रहे हैं। और जाहिर सी बात है क्योंकि बहुत हाई ऑल्टीट्यूड है तो हमें ये दवा दी गई है और कहा गया है कि इसे हम पी लें क्योंकि ऑक्सीजन लेवल बेहद कम हो जाता है। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं कैलाश माउंटेन, पीछे बादलों में ढका हुआ, वो ऊपर जहाँ मेरी ठीक उंगली उसके ऊपर है कैलाश पर्वत। सब लोग इसे देख रहे हैं और हम सब लोग यहाँ थोड़े अभिभूत हो गए हैं, लेकिन ऑक्सीजन बहुत कम है और हमारे पास क्योंकि वक्त कम है तो एक्लिमेटाइज़ करने का वक्त नहीं मिला है, तो हम लोग काफ़ी ये यहाँ जो हाई ऑल्टीट्यूड मेडिसिन होती हैं इसको ले रहे हैं ताकि जब हम लोग ट्रैक करें तो हम लोग बीमार ना पड़ जाएं, गिर ना पड़ें, चक्कर नहीं आए, तबीयत ना ख़राब हो, इसलिए हम ये सारी मेडिसिन ले करके जा रहे हैं। तो हमने ये दवाई ले ली है, अब देखते हैं कि कितना असर होता है इसका। और मेडिसिन दी गई है हमें, ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स दिए गए हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो तो हम ये सिलेंडर्स ले लें। तो सारी तैयारियां हो गई हैं अब, लेकिन जो आपने तैयारी पहले की, इसलिए कहते हैं जब मानसरोवर यात्रा पर आप आएँ तो आप रोज़ 10 किलोमीटर चलें, तैयार रहें, बॉडी फिट रखें ताकि आपको दिक्कत ना हो। लेकिन अभी तक हमें कोई दिक्कत नहीं हुई है, ये एक भगवान की कृपा है। और चीनी सरकार के न्योते पर आप आए हैं तो इसलिए वो चाहते नहीं कि किसी भी भारतीय नागरिक को कोई दिक्कत हो, तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशन हमें रखने के लिए कह रहे हैं। तो आपको यात्रा दिखाते हैं, रूट दिखाएंगे और बेस कैंप पे ले जाएंगे जहाँ से हमारी ट्रैकिंग जो है, पैदल यात्रा है, परिक्रमा कह लीजिए, वो शुरू होगी। हमारे पीछे आप देख रहे होंगे जो चोटी आपको दिख रही है बर्फ से ढकी हुई, वो कैलाश पर्वत की चोटी है। बेहद खूबसूरत बर्फ से ढकी हुई ये चोटी, इसके दर्शन हम आपको करवा रहे हैं, ये पहली झलक आपको दे देते हैं। तो हम बेस कह लीजिए बेस कैंप पर पहुंच गए हैं और जो यहाँ आने का रास्ता था वो बेहद 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 खूबसूरत था। हमने लहासा से फ़्लाइट ली पुरुंग के लिए और पुरुंग के लिए फ़्लाइट ली और पुरुंग को लगभग 1000 किलोमीटर पुरुंग कहते हैं कि पुरुंग है। लहासा से, लहासा की हाइट 3665 मीटर है और पुरुंग की हाइट लगभग 4600 मीटर, यानी ऑल्टीट्यूड यानी हाइट बहुत ज़्यादा है। और बहुत खूबसूरत था नज़ारे, बहुत खूबसूरत थे। जब हम पहुँचे फ़्लाइट में और फ़्लाइट से हमें मानसरोवर झील के दर्शन हुए, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मानसरोवर झील नज़र आई हमें। झील के साथ साथ हमें कैलाश पर्वत भी हवाई जहाज़ से नज़र आया। और फिर हम लोग पुरुंग से बाई रोड निकले कैलाश पर्वत के बेस कैंप के लिए और लगभग 60 किलोमीटर की जर्नी थी। और ऐसी 60 किलोमीटर की यात्रा हमने अपने जीवन में कभी नहीं की। मानसरोवर झील नज़र आई, मानसरोवर झील के पीछे कैलाश पर्वत नज़र आया, लफ्ज़ ख़त्म हो गए मानिए, लगा कि समय रुक गया है। बेहद खूबसूरत। अब खूबसूरती जब आप देखते हैं और अब चूँकि ऊर्जा एक मिलती है आपको, कैलाश पर्वत आपने देखा और वो ऊर्जा आपको मिल रही है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और उस ऊर्जा के साथ चूँकि हम यहाँ रिपोर्टिंग के लिए आए हैं तो लफ्ज़ भी कम पड़ने लग जाते हैं, आपकी भावनाएं आप पर हावी होने लग जाती हैं। लेकिन थोड़ा हमने भावनाओं को संभाला और तस्वीरें कैद की, क्योंकि हम लोग एक अलग रूट से आए हैं, लासा से होते हुए, तिब्बत की राजधानी से होते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं। तो बेहद खूबसूरत नज़ारे थे। एक तरफ मानसरोवर झील नज़र आई तो एक तरफ राक्षस ताल। और ये यात्रा भारतीयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हर 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 महादेव। थकान तो नहीं लग रही आप लोगों को? बिल्कुल भी नहीं। हाँ? हवा का झोंका आता है, थकान दूर हो जाती है। ठंड बिल्कुल भी नहीं, इंतजाम कर रखा है ठंड का पूरा इंतजाम। और पूरा। खाने की क्या व्यवस्था आप लोगों की? कैसे? खाने की कुक है, उनके साथ हम खाना बना भारत सरकार ने कुक भेजा है इस बार, बिल्कुल भेजा है जी। ये अच्छी चीज हो गई बहुत हमने के बढ़िया। लिए। हम किचन कमेटी में ही है दोनों। किचन कमेटी में ही हम दोनों भी। सारे कमिटीज बनी हुई हैं। तो हमने पूरी यात्रा जो कैसे हम पहुंचे यहाँ कैलाश पर्वत तक हमने आपको दिखाया।
सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यात्रा 5 साल बाद शुरू हुई है और पहला जत्था यात्रियों का यात्रा शुरू कर चुका है, परिक्रमा कर रहा है। 53 किलोमीटर की आउटर परिक्रमा है और 30 किलोमीटर की इनर परिक्रमा है, तो काफ़ी मेहनत लगती है। तो हमारे भारतीय यात्री 5 साल बाद पहुँचे हैं यात्रा के लिए। हिंदुस्तानी यात्री आपको नज़र आएंगे जो यहाँ पहुँचे हैं और ये लोग यात्रा कर रहे हैं और बहुत इनके लिए भी बहुत अलग अनुभूति है। और आप देखेंगे जब यहाँ पर हम आए हैं, पहुँचे हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर इधर पीछे जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं वो भी परिक्रमा कर रहे हैं और हमारे जो भारतीय हैं वो भी परिक्रमा कर रहे हैं। आप देखेंगे बौद्ध धर्म में कहा जाता है कि कैलाश पर्वत की 13 परिक्रमा की तो बहुत आशीर्वाद मिलता है, जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है, ये मान्यता है। तो आप देखेंगे काफ़ी जो यात्री हैं वो यहाँ आपको नज़र आएंगे। सर आप यूएस सिटीज़न हैं? हाँ, यूएस सिटीजन हूँ। ओह, तो अभी आप बात हो गई। तो कैसा अनुभव कर रहे हैं? वंडरफुल। हाउ ओल्ड आर यू? कितनी उम्र है आपकी? 65। 65 की उम्र में इतनी ऊपर आए हैं, आपने काफ़ी तैयारी की होगी, एक्लिमेटाइज किया होगा। नहीं, एक्चुअली कुछ किया नहीं था। आई डू रन मैराथन, सो मैंने सोचा कि हो जाएगा। तो मैराथन दौड़ने के बाद तो हो ही जाएगा। तो अभी तक कैसा अनुभव है? एलिवेशन पे जो मैराथन दौड़ी जाती है वो सी लेवल या like the maximum I have done was about 7,000 feet. And Utah, this is doing something at 17,000 going up to 19,000. It's a different ball game. So you got to train. तो यहाँ ट्रेन किया। कैसे फैमिली क्या कह रही है? पिक्चर्स मांग रहे हैं आपसे? हाँ, वो तो डेली उसका मेरा जर्नल है। तो फैमिली का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके जर्नल के साथ हिसाब से वो अपडेट होते रहते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप है, नहीं तो टेक्स्ट मैसेजेस है, काफ़ी मीडिया से कुछ काफ़ी कंट्री में कहीं पे फेसबुक नहीं चलता है, कहीं पे व्हाट्सएप नहीं चलता है। तो तीनों मीडिया से मैं अपडेट करते रहता हूँ। जब पहली बार कैलाश पर्वत आपको नजर आया, भगवान के दर्शन हुए, पर्वत दर्शन हुए, आंखों में से पानी आ गया। आंखों में से पानी आ गया। Even the first sight of the Mansarovar and seeing the Kailash behind Mansarovar, that was great. आंखों से पानी आ गया। सबको याद किया आपने, पूर्वजों को, परिवार वालों को? पूर्वजों को तो नहीं, परिवार को डेफिनेटली, क्योंकि मैं थोड़ा When I saw the mountain, I missed everyone. I had my grandparents who are not there anymore. I got emotional while हम काफ़ी भावुक हो जाते हैं। आप याद करते हैं अपनों को? कल रात को ऐसा लग रहा था कि आज का नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज दिस वाज द टफेस्ट डे ऑफ 22 किलोमीटर इंक्लूडिंग दैट 3,000 फीट ऑफ एलिवेशन। तो आज भी ख़त्म करके वापस हुआ। Happy. Oh, you got emotional. He got emotional. सर आपका नाम क्या है? हितेश मर्चेंट। I am also getting emotional while speaking with you. This is the moment we all live for. Yeah. I'm very happy that you could do it. आप इस उम्र में कर रहे हैं। ये हम सब लोगों के लिए इंस्पिरेशन है कि 65 होने के बाद भी आप आ रहे हैं और 53 किलोमीटर्स चल रहे हैं। सर, बेस्ट विशेष टू यू और हर हर महादेव। मैं So glad to see. रास्ते में कोई मिले थे जो डेलीगेशन लीड करते हैं अपना हिमाचल प्रदेश तो उत्तराखंड के कौन से सम मिस्टर ही एंड हिज वाइफ इज डूइंग दैट। सो उसको काफ़ी टाइम आज क्रॉस हुए थे हम लोग। हाँ, इट्स गुड एक्सपीरियंस। गुड एक्सपीरियंस। तो कंप्लीट करेंगे, आप याद रखेंगे। Yes. सपना था आपका यहाँ आना? सप्ताह तो नहीं था, इट जस्ट काइंड ऑफ गॉट क्रिएटेड इन मार्च। मैंने तो सोचा ही नहीं था, बीबी ने बोला करना ही है। वाइफ भी आई हैं आपके साथ? हाँ, वाइफ भी आई है। अंदर हैं वो। आई एम सो ग्लैड दैट यू हैव डन इट। सर, बेस्ट विशेस, थैंक यू। कीप इंस्पायरिंग और हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो आपने देखा कि मर्चेंट साहब भावुक हो गए हमसे बात करते करते। शायद यही है, हम भी थोड़ा भावुक हो गए। और यहाँ जो आता है वो भावुक ही होता है। आप जब आते हैं यहाँ पर तो आपको सब याद आ जाता है, अपने आपके पाप पुण्य, अच्छा बुरा, काम क्रोध। ज़िंदगी में बहुत आप भागते रहते हैं ना, हर रोज़ भागते रहते हैं, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी करना है, वो भी करना है। यहाँ आते हैं ना तो शायद आपको एक शून्यता का एहसास होता है।
वो सब भी ज़रूरी है, पर यहाँ जब आप आते हैं ना तो अपने आप को आप समर्पित करते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल यात्रा है। आपको भगवान एहसास करा देते हैं कि मैं बहुत ऊपर हूँ, तुम बहुत छोटे हो, बहुत महत्व नहीं देना चाहिए अपने आप को। तो शायद हम एक कण भी नहीं है उस ऊपर वाली शक्ति के, जो हम अक्सर अपने आप को बहुत शक्तिशाली बलशाली बना देते हैं अपने मन में। हम कुछ नहीं हैं। लोग यहाँ पर हैं मानसरोवर की यात्रा में, और हम पूरी यात्रा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन यात्रा में जो यात्री हैं उनसे बात कर रहे हैं। हमारी यात्रा जो है वो थोड़ा बस से गाड़ियों से है। हमने आपको दर्शन करवाए मानसरोवर झील के भी और पर्वत के भी, डिटेल रिपोर्ट देंगे। लेकिन जो लोग यहाँ पहुँचे हैं और ख़ासकर महिलाएं, उनकी भी हिम्मत देखने वाली है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिल्पा पीयूष भट्ट है। शिल्पा जी, आपको मैंने देखा जब आप यहाँ बात कर रही हैं लोगों से, बहुत भावुक हो जा रही हैं, आपके आंखों में आंसू आ जा रहे हैं। बहुत अलग अनुभूति है। अलग, बहुत अलग है, इसके लिए कोई वर्ड नहीं है। यहाँ तक पहुँचे वही बहुत बड़ी बात है। लगा था कभी ज़िंदगी में आएंगे यहाँ? नहीं, कभी नहीं लगा था। ये लास्ट 2-3 साल से ही ऐसा लग रहा था कि बाबा तेरे चरणों में आना है। जब मैंने एवरेस्ट बेस कैंप किया था ना, तभी भी मैंने बेस कैंप को मैंने ट्रैकिंग या हाइकिंग के लिए ऐसे नहीं सोचा था। मैंने बोला बाबा तेरे चरण स्पर्श करने के लिए आए, हिमालय के तट पे तेरा चरण स्पर्श करने के। तो शायद मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं बाबा ने सुन लिया कि तू वहाँ पे क्या जा रही है, तू रियल में आ जा मेरा चरण स्पर्श करने के लिए। तो विद इन 2 साल में 23 में मैंने नवंबर में किया है एवरेस्ट बेस, और 25 में तो मैं इधर आ गई हूँ। मुझे इतना जरा भी अंदाज़ नहीं था कि मैं 2 साल में कैलाश मानसरोवर करूँगी, कोई अंदाज़ नहीं था। जब पहली बार कैलाश पर्वत के दर्शन हुए, पहली नज़र जब पड़ी आपके वहाँ पे, और उस वक्त क्या लगा आपको? मैं लफ्ज़ ख़त्म हो जाते हैं ना यहाँ के। आप देखिए ये अनुभूति है जिनको, जब हमने कहा ना यहाँ आकर के आपकी लफ्ज़ ख़त्म हो जाते हैं, तो लफ्ज़ बटोर के अपनी बात कहना भी हमारे लिए भी मुश्किल है। और आप देखिए मिसेस भट्ट के लिए भी, जो यहाँ पहुँची हैं और कितने दिन पैदल चल चुकी हैं अभी तक? हमने आज हमारा 2nd डे है। 2nd डे, तो आउटर परिक्रमा कर रही हैं आप? आउटर 53? परिक्रमा कर रही हूँ। बाबा बुलाएंगे तो इनर कोरा भी करूँगी। वो Outer- 33 डेज का है इनर कोरा। आउटर गोरा 53 किलोमीटर्स का है और वो 33 किलोमीटर्स का है। हाँ, आज तो बड़ा टफ रहा होगा, काफ़ी ऊपर बर्फ़ में जाना पड़ा होगा आपको। या बर्फ़ तो नहीं है, बिकॉज वेदर के हिसाब से जून में बर्फ़ थोड़ा सा मेल्ट हो जाता है। सो बर्फ़ तो नहीं था, लेकिन काफ़ी पत्थराल जो बोलते हैं ना, बड़े बड़े जो है कि हर कोई फिसल रहा था, हर कोई फिसल रहा था, छोटे बड़े, इवन हॉर्सेस भी फिसल रहे थे। तो ये तो हॉर्सेस और जो पोटर है, ये अपना शेरपा लोग भी फिसल रहे, तो हम तो आम आदमी लोग हैं, लाइक यू नो। तैयारी कितनी की आपने? तैयारी मैंने 2 महीने से की है। हमारे जो जैन फ्रेंड्स थे वो भी इतने भावुक हो गए, ओ माय गॉड, अष्टपद के तूने दर्शन करवाए। एंड दूसरा ये बात कि जो 5G मिलता था हमको, कनेक्टिविटी, कौन से भी लेवल पे ऊपर जाओ, कनेक्टिविटी ऑसम। चीन की सरकार ने कम से कम ये अच्छा इंतजाम किया है कि जो दर्शन नहीं कर पा रहे उनको वीडियो कॉल के जरिए दर्शन करा। हमने सबको करवाया है, सबको करवाया, जितना हो सके उतने सबको करवाया, लाइव दर्शन करवाए हैं। बट ये है कि आने का अलग फीलिंग होती है, बट दर्शन करने के बाद भी दे आर फीलिंग लाइक ओ डिवाइन दर्शन करवाए। शिल्पा, थैंक यू सो मच, सबका ब्लेसिंग आ रहा है। शिल्पा जी ने काफ़ी इंस्पायर कर दिया बहुत सारे लोगों को जो रेड माइक पर में देख रहे हैं, तो तस्वीरों के साथ। और शिल्पा जी एंड में क्या बोले? हर हर महादेव, हर हर महादेव, नमक पार्वती पते, हर हर महादेव, शंभो हर। यात्रा जब होती है तो ऐसे बीच बीच में इंतज़ाम होते हैं जहाँ सोने का इंतज़ाम होते हैं। तो जो यात्री हैं वो यहाँ आते हैं और उनको ऐसे जो बैकपैक हैं वो दिए जाते हैं सोने के लिए। देखिए आराम से वो सो रहे हैं, यात्रा करके आए हैं, और अच्छे इंतज़ाम है। मतलब आप सोचिए, अंदर अच्छा गरम रज़ाई है, गद्दा है, कुछ लोग कमरों में भी हैं, और आप ऊपर देखिए छत पूरी कवर्ड है। तो और ऐसे ही छोटे छोटे जो हैं ये टेंट्स हैं जो लगाए गए हैं, और अच्छे इंतज़ाम हैं। आप अगर कमरे देखेंगे तो कमरों में भी ये इंतज़ाम है कि जो इंडियंस हैं उनके लिए कमरे बुक किए गए हैं।
और ये सारे इंतज़ाम जो हैं वो सरकार के साथ किए जाते हैं। तो सरकार ने सारे इंतज़ाम किए हैं, हमने बात भी करी है उनसे, सारे सरकार इंतज़ाम करती है और ऐसे बेड्स मिलेंगे, टॉयलेट मिलेंगे और लोग थके भी हुए हैं और आज थक गए हैं थोड़ा, हाँ थके भी हुए हैं। आप देखिए यहाँ पे ये बेड्स का इंतज़ाम है, गद्दे रजाई सब हैं और यहाँ आराम करते हैं और फिर कल से यात्रा शुरू होगी। तो जो ट्रैकिंग शुरू होती है वो 3 दिन चलती है। पहले दिन जो है वो आउटर कोरा का ही होता है, 9 किलोमीटर, 13 किलोमीटर, फिर 24 किलोमीटर, इस तरीके से है। 3 दिन में 53 किलोमीटर की यात्रा पूरी होती है। तो 3 रातें रुकनी होती हैं। बाकी तो आपको पता ही है कि यात्रा की तैयारी तो 2 हफ्ते पहले से शुरू हो जाती है। पहले ITBP में मेडिकल चेकअप्स होते हैं, उसके बाद फिर नैनीताल, फिर सिक्किम नाथुला दर्रा, फिर उनको यहाँ लाया जाता है गाड़ी से और दार्शनिक जगह है जहाँ नर्क का द्वार है, वहाँ से यात्रा शुरू होती है। तो अच्छे टेंट्स हैं, अच्छे इंतज़ाम है रहने के, हम आपको दिखा ही रहे हैं। लोगों के खाने पीने की भी व्यवस्था है जो सरकार की तरफ से की गई है। लोग बता रहे हैं कि बहुत कंफर्टेबल हैं। कंफर्टेबल होने के साथ साथ चूँकि वो तीर्थ यात्रा में हैं तो थोड़ा कष्ट भी वो सहते हैं। और ये यात्रा भी ऐसी है कि जिसका वर्णन लफ्ज़ों में किया ही नहीं जा सकता। तुलसीदास जी ने किया है। तुलसीदास जी कहते हैं जो कैलाश पर्वत है वो पृथ्वी के मध्य में है और जियोग्राफिकली ट्राई जंक्शन है तिब्बत, चीन और भारत का। सब अलग अलग बातें हैं, जो अलग अलग बातें कहते आए हैं लोग, लेकिन कैलाश का जो रहस्य है वो उसकी चोटी में है जहाँ तक कोई नहीं पहुँचा है। हम सब हिंदुस्तानी परिक्रमा करके ही अनुभूति ले लेते हैं और दर्शन करते हैं। और जो भी हमसे मिला है अब तक वो यही कह रहा है कि अब जीवन में किसी भी चीज़ की अभिलाषा नहीं है, ये दर्शन हो गए। और जब ये बताते हैं बात तो उनकी आंखों में आंसू होते हैं, जैसा आपने देखा। हमारी कैलाश मानसरोवर यात्रा का आज तीसरा दिन है। हमारी सुबह की शुरुआत बेहद जल्दी हुई। सुबह के अभी इस वक्त 7 बज रहे हैं और हम बिल्कुल कैलाश पर्वत के नीचे खड़े हुए हैं और पीछे जो आपको चोटी नज़र आ रही है अभी हल्की सी अंधेरे में, वही है कैलाश पर्वत। हम पर्वत के बेहद नज़दीक हैं और हम यहाँ पर पहुँचे हैं कि आपको कैलाश पर्वत पर सूर्योदय कैसे होता है वो नज़ारे आपको दिखाएं कि कैसे कैलाश पर्वत पर सूर्य की किरणें जब पहली पड़ती हैं और क्या नज़ारा होता है वो दिखाने के लिए हम सुबह सुबह यहाँ पहुँचे हैं। तापमान काफ़ी कम है, लेकिन यहाँ सुबह पहुँचने के बाद एहसास होता है कि जो अनुभूति है वो बिल्कुल अलग है। ऐसा सूर्योदय, ऐसा अनुभव ना हमने पहले कभी किया था, आज कर रहे हैं, ना शायद कभी और कर पाएंगे। और हमने कहा हम पत्रकार हैं और पहले शुरुआत में कहा था कि पत्रकार के माध्यम से ये कहानी हमें कहनी है। तो आज जो अपने कैमरे के लेंस से दिखाएंगे वो शायद बहुत अद्भुत होने वाला है। हमें पता है कि कैलाश मानसरोवर में बहुत कम लोगों को आने का मौका मिलता है। इस साल भी 5 साल बाद सिर्फ 750 यात्री ही यहाँ पर आ रहे हैं, लकी ड्रॉ में नाम निकलते हैं। और आपको यकीन नहीं होगा कि देखिए आप यहाँ से सूर्योदय हल्का सा शुरू होने लगा है, पहाड़ों के पीछे हल्की सी लाली आपको नज़र आ रही होगी, पहाड़ हैं आसपास और ये है तो सूखा रेगिस्तान, लेकिन कभी भी बारिश हो जाती है, ऊपर कभी कहीं बर्फ़ पड़ जाती है, ये सब कुछ हो जाता है। और यहाँ जो लोग रहते हैं वो ये कहते हैं कि यहाँ पर बाल और नाखून तेज़ी से बढ़ते हैं, ये मान्यता है। कहते हैं कि कैलाश पर्वत के इर्द गिर्द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, एक अजब सी चुंबकीय ऊर्जा है, लोगों का अनुभव है और हम भी शायद कुछ अलग अनुभव करते हैं। और ऐसी डिवाइन जगहों पे, दैविक जगहों पर आकर के ये अनुभूति होती है। इस पर्वत पर, जिस चोटी पर आज सूर्य की किरणें पड़ेंगी, वहाँ तक आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। बुद्धिस्ट मानते हैं कि मिलारेपा नाम के संत 11वीं शताब्दी में यहाँ पहुँचे थे और वो इकलौते ऐसे संत हैं जो यहाँ पर पहुँचे। और ये जो तस्वीर है ये कैलाश पर्वत की है जो आपको नज़र आ रही है। थोड़ी देर में यहाँ पर सनराइज़ होगा, बेहद खूबसूरत है। तो बुद्धिस्ट मानते हैं कि मिलारेपा नाम के संत ने 11वीं सदी में वो यहाँ पर चढ़े थे एक कंपटीशन में, उसके बाद से कोई नहीं चढ़ पाया। ब्रिटिश पर्वतारोहियों ने कोशिश की,
स्पेनिश पर्वतारोहियों ने कोशिश की, रूसी पर्वतारोहियों ने कोशिश की। रूसी पर्वतारोही तो कहते हैं कि जब ऊपर पहुंचने वाले थे तो बर्फबारी होने लगी और उनको वापस लौटना पड़ा। तो कई बार कोशिश हुई, लेकिन 2001 में पवित्रता को देखते हुए कैलाश पर्वत की चीनी सरकार ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने पर रोक लगा दी है। इस पर अब कोई नहीं चढ़ सकता। 53 किलोमीटर की आउटर परिक्रमा होती है और 30 किलोमीटर की इनर परिक्रमा होती है, जिसे लोग करते हैं। हिंदुस्तान में जो लोग हैं वो कर रहे हैं और धीरे धीरे जो है वो सनराइज़ शुरू होने लगा है, सूर्योदय होने लगा है। तो यही अद्भुत छटा है कैलाश पर्वत की जो हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह हम 6 बजे पहुंच गए थे उत्तरी तरफ कैलाश पर्वत के, ताकि हम आपको दिखा पाएं सूर्योदय। तो सूर्योदय हो गया है, 8:12 है और कैलाश पर्वत के शिखर पर सूरज की किरणें पहुंच गई हैं और सूरज भी आपको नज़र आएगा और कैलाश पर्वत भी आपको नज़र आएगा, जहां पर सूरज की किरणें पहुंच गई हैं। जो यहाँ पर पीक है, जो सूरज जो चोटी है कैलाश पर्वत की, वहाँ पर बर्फ़ है और उस बर्फ़ पर आपको सूरज की किरणें नज़र आ रही हैं। और सूरज की किरणें पड़ते ही जो पूरा कैलाश पर्वत है वो सोने सा नज़र आता है, बर्फ़ सोने में तब्दील हो जाती है। कैलाश पर्वत पर अब तक कोई नहीं चढ़ पाया है और शायद चढ़ भी नहीं पाएगा, क्योंकि अब चीनी सरकार ने रोक लगा दी है। जो पहली कोशिशें हुई वो असफल हो गई। तो जो चोटी नज़र आ रही है वहाँ आज तक कोई नहीं पहुँचा। हम मानते हैं कि भगवान शिव और पार्वती यहाँ वास करते हैं और ये यात्रा बहुत मुश्किल भी है और अद्भुत भी है। यहाँ अनुभव जो हम कर रहे हैं उसे हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पीक पर, चोटी पर सूरज की किरणें पड़ रही हैं और सुनहरा नज़र आता है कैलाश पर्वत जब ये तस्वीरें हम देखते हैं। और ये उत्तरी दिशा में हम खड़े हैं, पूरा कैलाश पर्वत साफ नज़र आ रहा है, पूरी चोटी साफ नज़र आ रही है, बर्फ़ साफ नज़र आ रही है। और हिंदू धर्म के लिए, बौद्ध धर्म के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण ये कैलाश पर्वत, जिस पर हम सूर्योदय आपको दिखा रहे हैं, सनराइज़ आपको दिखा रहे हैं। सिर्फ 750 भारतीय ही 2025 में आ पाएंगे। 5 साल से यात्रा बंद थी भारत चीन के संबंधों के चलते। तो ये सूर्योदय दिखाने का मौका 5 साल में आपको कम ही मिला, लेकिन हमें मिला है। तो हम अपने कैमरे के लेंस तक आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। पूरा दिन हम कैलाश पर्वत पर आज रहेंगे, यहाँ से यहाँ ट्रैक भी करेंगे। कैसा ट्रैक है, क्या अनुभव कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं और भारत और चीन के संबंधों के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये यात्रा जो वापस से शुरू हुई है। ऑपरेशन सिंदूर या गलवान या डोकलाम के बाद चीन का जो रुख रहा, शायद इस यात्रा को शुरू करने दिया, वो पहल आगे हुई तो सब कुछ बदलेगा। लेकिन फ़िलहाल आप सूर्योदय का ये दृश्य देखिए और बने रहिए दिन भर हमारे साथ द रेड माइक पर। हम इस वक्त ठीक उस जगह पर हैं जहां पर होने का सपना हर भारतीय का होता है, हर हिंदू का होता है, हर बौद्ध का होता है, हर जैनी का होता है कि एक बार इस जगह पर आ जाएं। कैलाश पर्वत आपको हमारे पीछे नज़र आ रहा है। तो हम पुरांग से होते हुए कैलाश पर्वत के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए हैं और ठीक इसी जगह से हम अपना ट्रैक शुरू करेंगे। ये ट्रैक जो है वो लगभग आउटर ट्रैक है। जो आम तीर्थयात्री आते हैं वो 53 किलोमीटर करते हैं, पर चूँकि हमारे पास वक्त कम है तो हम लगभग 3 से 4 किलोमीटर का ट्रैक करेंगे, ताकि उसमें आपको हम सारी चीज़ें बता पाएँ, दिखा पाएँ। और ये जो जिस जगह हम खड़े हैं, यहाँ से जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं वो अपनी यात्रा शुरू करते हैं। तो ये आप सारे फ्लैग्स देख रहे हैं, ये सारे बुद्धिस्ट फ्लैग हैं। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर अब धुआं उठ रहा है, कहते हैं कि यहीं पर प्रार्थना करते हैं और यहाँ जब हवा आती है तो ये जो धुआं है वो प्रार्थना के रूप में हर जगह फैल जाता है। तो ये तस्वीर है और जो सामने आपको ऊपर कैलाश पर्वत नज़र आ रहा है वो आज तक इस कैलाश पर्वत पर कोई नहीं चढ़ पाया है। तो
जो बुद्ध धर्म को मानने वाले हैं उनके लिए बहुत महत्व रखता है कैलाश मानसरोवर। और आपको बताएं कि जैन धर्म के मानने वालों को भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैन मानते हैं कि ऋषभदेव महाराज जो उनके पहले तीर्थंकर थे उनको निर्वाण यही प्राप्त हुआ। और हम हिंदुओं में तो आप जानते ही हैं मान्यता कैलाश की पर्वत की कि भगवान शिव और पार्वती यहीं वास करते हैं। रावण आया तो रावण ने यहीं तपस्या करी और जहाँ तपस्या करी उसे राक्षस ताल कहते हैं। और आप सुनते हैं होंगे जटाटवी गलत ज्वलल प्रवाह पावित स्थले गले वलम विलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम। ये जो शिव तांडव है उसकी रचना रावण ने की ही और किसी कैलाश पर्वत में वो भगवान शिव को ढूंढते ढूंढते आया था। राक्षस ताल में उसने स्नान किया तो राक्षस ताल का पानी खारा हो गया और मानसरोवर का पानी मीठा है। तो कैलाश पर्वत हमारे पीछे आपको नज़र आएगा। इसमें आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। कई बार चढ़ने की कोशिश की है लेकिन कोई सफल नहीं रहा। सारी जानकारी हम आपको धीरे धीरे देंगे कि कब चढ़ने की कोशिश हुई। तमाम रहस्य हैं कैलाश पर्वत के अंदर, इससे जुड़े हुए उन रहस्यों से भी पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। और जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो बेहद कम वक्त मिला हम लोगों को एक्लिमेटाइज, क्योंकि जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा है तो एक्लिमेटाइज करने का भी वक्त कम मिला है। तो द रेड माइक पर हम दिखा रहे हैं तस्वीर आपको कैलाश पर्वत की, बेहद खूबसूरत है और लफ्ज़ नहीं मिलेंगे आपको बयां करने के लिए कि आप क्या सोचते हैं। 5 साल बाद यात्रा शुरू हुई है तो भारत का कोई भी यात्री 5 साल यहाँ नहीं पहुँच पाया। चीन के साथ संबंध खराब हो गए, लेकिन अब संबंध सुधारने की कोशिश चीनी सरकार ने की है। यही वजह है कि उन्होंने हमें यहाँ बुलाया है ताकि हम ये कैलाश मानसरोवर की यात्रा खुद भी करें और यहाँ जो उनके इंतज़ामात हैं वो भी दिखाएं। तो ये सब सारी तस्वीरें हैं, ये सारे प्रेयर्स यहाँ पर लोग आते हैं, हर बार वो झंडे यहाँ बांध के जाते हैं, मन्नत मानते हैं। और बौद्ध धर्म का जो महत्व है वो इस बात से आप जान सकते हैं कि यहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु आते हैं या बौद्ध धर्म को मानने आते हैं वो मानते हैं कि अपने जीवन में अगर उन्होंने कैलाश पर्वत की 13 परिक्रमा कर ली तो उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो वो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। 13 यात्रा, 13 जो परिक्रमा है, यहाँ पर तमाम बौद्ध भिक्षु आते हैं जो लेट करके साष्टांग करके परिक्रमा करते हैं। हिंदू हैं वो 2 तरह की परिक्रमा करते हैं। एक आउटर कोरा जो 53 किलोमीटर की है, 3 दिन में पूरी होती है, और एक इनर कोरा है जो 30 दिन में वो यात्रा पूरी होती है। तो हिंदुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कैलाश पर्वत। भगवान शिव यहीं यहीं विनिवास करते हैं। और आप देखेंगे भी तो आपको देखने में ऐसा लगेगा कि वो जो माथे पर तिलक है, त्रिकुंड है, वो आपको नज़र आएगा। आउटर कोरा और इनर कोरा जो है वो बहुत ज़रूरी है। और 11वीं सदी में कहते हैं कि तिब्बत के एक प्रसिद्ध संत और योगी मिला रेपा वो पहले और आखिरी इंसान थे जो इस पर्वत पर चढ़ गए थे। बहुत प्रसिद्ध है मिला रेपा की कहानी। कहा जाता है कि उन्होंने कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचने के लिए बौद्ध धर्म के एक शक्तिशाली तांत्रिक साधक नरो बोनचुंग के साथ अलौकिक दौड़ में भाग लिया। जहां नरो बोनचुंग ने अपनी तांत्रिक शक्तियों और जादुई उपायों का सहारा लिया, वहीं मिलारेपा ने केवल अपनी साधना और ध्यान की शक्ति का उपयोग किया और सूरज की किरण पर बैठ करके मिलारेपा यहाँ पर पहुँच गए। तो ये मान्यता है, लेकिन उनके अलावा इस पर्वत पर कोई नहीं चढ़ा। 1920 में ब्रिटिश खोजकर्ता ह्यूज रटल्ज और आरसी विल्सन ने पहली बार कैलाश पर्वत चढ़ने की कोशिश की, लेकिन मौसम ख़राब हो गया जिस वजह से वो नहीं चढ़ पाए। उसके बाद भी कई बार प्रयत्न किए गए। 1980 के दशक में पर्वतारोही रेनहोल्ड मैसनर को चीनी सरकार ने अनुमति दी, लेकिन वो भी नहीं चढ़ पाए। वो बताते हैं कि जब वो आए यहाँ पर तो धार्मिक संगठनों ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया और उन्हें रोकना पड़ा। तो ये सब कुछ हुआ है, लेकिन फिर चीनी सरकार ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने पर ही रोक लगा दी है। तो जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं वो उस पर्वत को कांग रिम्पोंचे कहते हैं। और ये जो यात्रा हम आपको दिखा रहे हैं ये एक अद्भुत यात्रा है जिसके पीछे लोग आने का सपना देखते हैं और कहते हैं कि जो यहाँ आ गया
समझिए बाबा विश्वनाथ ने, बाबा भोले ने उन्हें अपने करीब बुला लिया। पता नहीं कर्मों का क्या कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम पहुँचे और कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के तमाम दृश्य आपको दिखाएं, ताकि आप भी इन दृश्यों का लुत्फ़ भी उठाएं, दर्शन भी करें, भक्ति भाव से करें। और बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म, जो तिब्बती जो बौद्ध धर्म से पहले मानते थे वो बौद्ध धर्म था, उनके अनुयायी भी यहाँ आते हैं। तो ये तस्वीरों के साथ आपको छोड़ जाते हैं, आगे ट्रैक करेंगे और तमाम तस्वीरें और जानकारी आपको द रेड माइक पर हम कैलाश पर्वत से जुड़ी हुई देते रहेंगे। जैसा हमने कहा था कि हम कैलाश मानसरोवर पहुंच गए हैं, हमने आपको सूर्योदय दिखाया। अब हम ट्रैक कर रहे हैं। हम पूरा ट्रैक तो नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास सीमित समय है, लेकिन ट्रैक कैसे होता है वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। और जो भारतीय आते हैं वो डेरा पुक से अपनी यात्रा करते हैं, डेरा पुक से यात्रा करते हैं और डेरा पुक से वो पहले दिन 19 से 20 किलोमीटर की यात्रा करते हैं और रास्ते में कुछ जगहों पर होटल मिलते हैं। लेकिन जब आप इस यात्रा पर आएँ, इस ट्रैक पर आएँ, तो आपको बेहद तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि हाइट पहली बात बहुत ज़्यादा है। आप लगभग 4,500 मीटर से ऊपर हैं, 4,500 मीटर से ऊपर हैं, यानी केदारनाथ से ऊपर, लेह से भी काफ़ी ऊपर हैं। ऑक्सीजन कम है और रास्ते आप देखिए पीछे काफ़ी पथरीले हैं, तो आपके जूते अच्छे होने चाहिए। आपको अपने कानों, अपनी आँखों में काला चश्मा भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो सूरज है वो बहुत तेज़ होता है। आपको सनस्क्रीन लगानी होती है ताकि सनबर्न वगैरह ना हो, तो काफ़ी तैयारियां करनी पड़ती हैं। और आपको यात्रा के दौरान आपको काफ़ी खूबसूरत दृश्य नज़र आते हैं। कोई सड़क आपको यहाँ नहीं मिलेगी, ना आपको जगह जगह पानी वगैरह के स्टॉल नज़र आएंगे। आप देखिए, लेकिन रास्ते में ऐसे तस्वीरें आपको नज़र आएंगी। देखिए, ये चूँकि बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग भी इस यात्रा को करते हैं, तो आप देखिए यहाँ पर ऐसे पत्थरों पर, और यहाँ पर उन्होंने अपनी पत्थरों पर प्रेयर्स लिखी हुई हैं, प्रार्थना लिखी हुई है, और झंडे हैं। और कुछ लोग यात्रा जो है खच्चर पे भी करते हैं, और आपको यहाँ याक्स भी नज़र आएंगे मेरे पीछे। तो हम ये यात्रा शुरू कर चुके हैं और हम लगभग 6 किलोमीटर चलेंगे। लेकिन हम आपको इस यात्रा के ज़रिए हिंदू कैसे यात्रा करते हैं, हमारे हिंदू तीर्थयात्री, वो पूरा रूट आपको दिखा देंगे अगर आप यहाँ आना चाहते हैं। और हमने जैसा कहा कि हाइट बहुत ज़्यादा है, तो आप बहुत तेज़ नहीं चल सकते हैं, आपको धीरे धीरे चलना होगा ताकि आपकी सांस ना फूले। और जो आउटर कोरा है, जो परिक्रमा करते हैं हम हिंदू, वो लगभग 53 किलोमीटर की है, और 53 किलोमीटर की ये यात्रा 3 दिन में पूरी होती है। फिर जो यात्री हैं वो जाते हैं मानसरोवर झील और वहाँ जाकर स्नान करते हैं और फिर यात्रा की समाप्ति होती है। तो ये यात्रा है, आप देख लीजिए, आपके सामने तस्वीरें हैं। ट्रैक थोड़ा मुश्किल नज़र आएगा और यहाँ पर आपको याक नज़र आएंगे, क्योंकि यहाँ के जो लोकल्स हैं, तिब्बतन्स हैं, वो उनके लिए याक बहुत ज़रूरी है। इनके जो जीवनचर्या है वो याक से ही चलती है पूरा जीवन। ये याक की सवारी भी करते हैं, याक को पालते हैं, दूध निकालते हैं। तो जब आप यहाँ आएंगे तो आपको जो चाय मिलेगी वो याक के दूध की मिलेगी, और पनीर भी याक के दूध का मिलेगा। यहाँ पनीर की जगह टोफू होता है। तो चलिए हमारे साथ इस खूबसूरत यात्रा पर, इस ट्रैक पर, जहाँ हम
आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे और पूरे रूट के बारे में भी विस्तृत जानकारी देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस कैलाश पर्वत की यात्रा पर। तो हम परिक्रमा कर रहे हैं बाहरी कोरा, जिसे आउटर कोरा कहते हैं। आपको हमारी परिक्रमा के दौरान ये तस्वीर दिखाते हैं कि 4,750 मीटर ऊपर भी देखिए ये बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं जो साष्टांग परिक्रमा कर रहे हैं। अपने हाथ में आपको देखेंगे लकड़ी है, वो लेटते हैं और फिर वो आगे बढ़ते हैं। तो ये आउटर कोरा है और बेहद दुर्लभ दृश्य। लोगों की आस्था चाहे वो किसी भी धर्म के हों, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। ऑक्सीजन कम है, ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए इन लोगों को, एक बार लेटते हैं, हाथ जोड़ते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ये बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं और आपको इनकी आस्था इन तस्वीरों में दिख रही होगी, इनका समर्पण इन तस्वीरों में दिख रहा होगा कि इतनी ऊंचाई पर भी ये लोग अपनी परिक्रमा कर रहे हैं। ऑक्सीजन कम है, ठंड है, रास्ता ख़राब है, लेकिन फिर भी ये थकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और आपको देखिए, जैसे जैसे आप यात्रा में आगे बढ़ते जाते हैं, आपको रास्ता जो है ऊबड़ खाबड़ और होता जाएगा और ऊंचाई बढ़ती जाएगी, आपकी सांस फूलती जाएगी और आपको ऐसे ही चलना होता है। और ये आस्था है, यही तो है कैलाश पर्वत। हिंदुओं के लिए, बौद्धों के लिए, जैनियों के लिए इस तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। तो जब यात्रा कर रहे होते हैं तो कि हमने बताया कि बौद्ध धर्म के लिए भी बहुत ज़रूरी है, तो आपको रास्ते में ये बौद्ध धर्म के ये जो सिलेंडर्स कह लें, उनकी पूजा इसमें देखिए, आप देखिए स्क्रिप्चर्स लिखे हैं। और जब आप गुजरते हैं इस यात्रा से, जो कि बुद्धिस्ट भी यात्रा करते हैं, तो इनको ऐसे घुमाना होता है। इसमें प्रार्थनाएं लिखी हुई हैं और आपको घुमाते हुए जाना होता है। तो भारतीय भी जो आते हैं वो भी घुमाते हैं प्रार्थना करते हुए, और ये सारी प्रार्थनाएं लिखी हुई हैं, इनमें आपको घुमाना पड़ता है। ये जीवन के चक्र को दर्शाता है। तो आप ये करते रहेंगे और अच्छी अनुभूति लीजिए इन तस्वीरों में। और बेहद खूबसूरत ये नज़ारे यहाँ पर आपको चलते चलते नज़र आएंगे। अब जो बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं, जैसे हमने कहा, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब तो ये यात्री जो आते हैं रास्ते में, उनको नज़र आएगा ये हॉर्न है, सींग है, याक के सींग है, जिसमें आपको नज़र आएगा याक के सींग है। और याक की सींग में भी देखेंगे आप कि ये प्रार्थना लिखी हुई है। तो आपकी यात्रा मंगलमय हो, इसकी कामना करते हुए प्रार्थनाएं यहाँ लिखी हुई हैं। और आप देखिए यहाँ पत्थर हैं और इनमें भी प्रार्थनाएं लिखी हुई हैं। तो यात्रा के दौरान ऐसी चीज़ें आपको मिलती रहती हैं। ऐसी तस्वीरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे और दिखाते रहेंगे इस आउटर कोरा की परिक्रमा में। छः किलोमीटर का ट्रैक हमने पूरा कर लिया है और वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, वो डिवोशन, समर्पण हमने दिखाया जो हमें यात्रा में दिखाई दिया। तो कई पड़ाव होते हैं, हमने यात्रा आपको दिखाई कि ट्रैकिंग कितनी मुश्किल है, उसकी झलक दिखाई। पूरा ट्रैक तो नहीं किया, क्योंकि जो आउटर कोरा है वो 53 किलोमीटर का है। पीछे बाबा कैलाश हैं, लेकिन अभी इस समय बादलों में छुपे हुए हैं। यही तो कहते हैं ना, ये जो
कैलाश पर्वत है बहुत रहस्यमयी है। कब बादल आ जाए, कब बारिश हो जाए, किसी को कुछ नहीं पता। आपको बताएं तो ये जो पूरी यात्रा है, हिंदुस्तानी जो हैं वो 2 मार्गों से करते हैं। वो मार्ग हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। जो हिंदुस्तानी करते हैं वो एक लिपू लेक से उत्तराखंड और दूसरा नाथुला दर्रा सिक्किम से होते हुए वो लोग यहाँ आते हैं। और कैलाश पर्वत को लेकर कई रहस्य हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये पर्वत प्राकृतिक पिरामिड है, कोई कहता है कि ये एक पॉजिटिव एनर्जी का केंद्र है, और कहते हैं कि यहाँ समय बहुत तेज़ी से बदलता है। जो हम देख भी रहे हैं कि अचानक से बादल आ गए, बादल हट जाते हैं, आ जाते हैं, ये लगातार हम देख रहे हैं। और उम्र जल्दी बढ़ने लग जाती है, सब सारी बातें होती हैं। पर हम ज़रा आपको बताएं कि कोरा इसे कहते हैं, आउटर कोरा क्या होता है। परिक्रमा जो है वो पहले दिन शुरू होती है सरसुंग गांव, लाचू घाटू और चूकू मठ से, जिसमें आप गुजरेंगे। और पहला जो हमने किया है वो 6 किलोमीटर का सफ़र किया है। आप तय करके दारचीन से तारपोचे पहुंचना है आपको, और ये आप पैदल करते हैं। हमने 6 किलोमीटर का ट्रैक पैदल किया है। इसमें हम लोग दारचीन से तारपोचे पहुँचेंगे, तारपोचे में हैं हम। तो हमने पहले दिन का जो ट्रैक होता है, शुरू होता है, वो ट्रैक किया है। और यहाँ जो उसके बाद आप यहाँ छोटे छोटे होटल्स हैं, उसकी जगह तमाम चीज़ें हैं। यमद्वार भी इस जगह को कहते हैं लोग। बहुत सारी बातें इस बारे में कही जाती हैं, सबकी अपनी श्रद्धा है, क्योंकि यहाँ तो कड़कड़ में शिव हैं। इसके अलावा यमद्वार से आपकी फिर 12 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू होती है। और जो हिंदू, बौद्ध और जैन समुदाय के लोग हैं इस परिक्रमा को सीधी दिशा में करते हैं, और बौन समुदाय के लोग इस परिक्रमा को विपरीत दिशा में करते हैं। यदि आप ये यात्रा चलकर नहीं कर सकते तो घोड़े खच्चर भी किराए पे ले सकते हैं, और आपको फिर यहाँ से डेरापुक पहुँचना होता है। और ये इस परिक्रमा का सबसे आसान भाग है। आपको छोटे छोटे होटल बीच में मिल जाएंगे, जो तिब्बती होटल हैं, वो आराम से आपको खाना खिलाएंगे, पानी पीजिए, रहने के लिए बिस्तर है। कैलाश पर्वत को निहारिए, सनराइज़ देखिए, सूर्योदय देखिए, बहुत खूबसूरत है। आप देखिए कैसे तेज़ तेज़ से जो है हवा चल रही है, बादल हट जाएंगे, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे जो है हट जाते। पहले हम आपको रूट बता देंगे। और इस रूट में आपने देखा कि साष्टांग परिक्रमा करते हुए आपको बुद्धिस्ट नज़र आए, वो भी हमने आपको दिखाया। और उसके बाद जो यात्रा शुरू होती है, जो दूसरे दिन आपकी यात्रा होती है, वो डेरापुक से आप शुरू करते हैं। और ये थोड़ा कठिन होता है। इस दिन आप डोलमाला पास से चढ़ाई करके गुजरते हैं, जो तकरीबन 5650 मीटर की ऊंचाई पर है। और डेरापुक से 10 किलोमीटर आपको चढ़ना होता है दूसरे दिन। ये यात्रा का सबसे ऊंचा बिंदु होता है, और बेहद ख़तरनाक भी होता है। फिसल सकते हैं, बर्फ़ पड़ जाती है, सब सारी बातें होते हैं। और यहाँ पर भी आपको साष्टांग परिक्रमा करते हुए मिल जाएंगे। यहाँ गौरी कुंड मिलता है, आपको कुबेर कुंड मिलता है, लामचू घाटी मिलती है। और अगर आप थक गए हैं तो आप जूथल तक पहुँच जाइए, और यहाँ आपको 2 रास्ते मिलेंगे, जो एक जूथल मठ की ओर जाता है, दूसरा दारचीन की ओर जाता है। उसके बाद आप जो आखिरी दिन है वो यात्रा करते हैं, वो तकरीबन आउटर कोरा में ही ये यात्रा होती है। उस यात्रा में आखिरी दिन आप 12 किलोमीटर चलते हैं, और जब आप चलते हैं तो आपको चांगधो आएगा। चांगधो से आप परिक्रमा करके दारचीन पहुंचते हैं। तो यात्रा की शुरुआत भी दारचीन से होती है, अंत भी दारचीन में होता है। 53 किलोमीटर का ये कोरा होता है, जिसे आप पूरा करते हैं। और इनर परिक्रमा आपको बहुत अलाउ नहीं कर रही है अभी चीनी सरकार। वो 30 किलोमीटर की होती है, बहुत अंदर होती है, दुर्गम होती है। आपको तब मौका मिलता है कि आप जाके पर्वत को चरण स्पर्श कर सके। हम अभी नीचे हैं, और आप देखेंगे यहाँ पर ऐसे यहाँ पर बुद्धिस्ट हैं, वो यहाँ धुआं जलाते हैं और कहते हैं कि ये यहाँ से निकला हुआ धुआं सीधे कैलाश पर्वत पर जाता है। तो साधना करते हैं लोग यहाँ पर। और कई मार्ग हैं, दक्षिण से भी दिखाई देता है और उत्तर से भी दिखाई देता है। और यहाँ पर जैन धर्म का भी एक बहुत मुख्य तीर्थ स्थल है, जिसे अष्टपद कहते हैं। बहुत खूबसूरत ये नज़ारा है। और
बहुत सारी बातें हैं जो हमने आपको बताई। आपको जब इनर कोरा करते हैं, नंदी बैल मिलते हैं, बहुत सारी अ, विचित्र चीज़ें मिलेंगी जिनका एहसास होगा। अब ये देखिए कैसे इसको और जला रहे हैं, जिससे जो धुआं है, जो लोग श्रद्धालु आते जाते हैं वो यहाँ पर अपना एक कह लीजिए अगरबत्ती जलाना है और यहाँ से राख ले भी जाते हैं अपने घर में ताकि उसकी भी पूजा कर सकें। तो हर धर्म की अपनी एक विशेषता है। और अब हमारी यात्रा यहीं ख़त्म हो रही है। बेहद खूबसूरत ये यात्रा, हमने आपको रूट बताया, हमने कैलाश से जुड़े हुए तमाम पहलू बताए, लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत अलग अनुभूति है। ऐसा अनुभव आप करेंगे नहीं कहीं। आपको धूप है, आपको लग रही है, पर गर्मी नहीं लगेगी। तेज़ हवा चलती है पर आपको हल्की ठंड लगेगी, बहुत तेज़ ठंड नहीं लगेगी कि आप चल नहीं पाएँ। और यहाँ एहसास होता है कि आपको समर्पित करना होगा। दिन भर हम जद्दोजहद में लगे रहते हैं, वो भी ज़रूरी है, कर्मा ज़रूरी है, हर धर्म में कर्मा की बहुत विशेषता है। लेकिन जब कर्म करते हैं तो अपने आप को समर्पित भी रखें। जितना हम्बल हो सकता है उतना हम्बल रखें अपने आप को, क्योंकि अंत में सबसे ऊपर, सबसे ऊंचा वो ईश्वर है, वो भगवान शिव है, वो खुदा है, जिससे ऊपर हम सब नहीं हैं। हम सिर्फ एक कण हैं और हम एक कण हैं, इसका एहसास आपको यहाँ कैलाश पर्वत पर आने पर होता है। यही वजह है कि लोगों के आंसू निकल आते हैं। और कैलाश पर्वत पर कोई चढ़ा नहीं, हमने आपको बताया। पहले कई बार कोशिश की गई पर यह बैन कर दिया गया है। तो इस पर्वत की चोटी पर कोई नहीं पहुँचेगा। पहुँचती हैं तो सिर्फ सूर्य की किरणें। भगवान शिव, माता पार्वती यहाँ वास करती हैं। अगले एपिसोड में हम आपको मानसरोवर झील दिखाएंगे। द रेड माइक पर कैलाश मानसरोवर की यात्रा हमारी जारी है। हमारे कैलाश मानसरोवर का चौथा दिन शुरू हो गया यात्रा का। हमने कैलाश पर्वत के दर्शन कराए, परिक्रमा कराई। इस एपिसोड में हम आपको ले चलेंगे मानसरोवर झील, जो दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील है। कहते हैं भगवान ब्रह्मा ने उसे अपने दिमाग से, मन से पैदा किया है। तो आइए झील ले चलेंगे आपको, झील के बारे में बताएंगे, उसके महत्व के बारे में बताएंगे और आपको बताएंगे कि क्यों ये झील हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश की खेती से लेकर के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हमारे साथ इस यात्रा में। तो हमारी कैलाश पर्वत के परिक्रमा मार्ग से मानसरोवर झील की यात्रा शुरू हो गई है। परिक्रमा मार्ग से कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील की दूरी लगभग 20 किलोमीटर की है। और इस 20 किलोमीटर में जब आप बस से यात्रा करते हैं या गाड़ी से यात्रा करते हैं, बहुत अद्भुत नज़ारे आते हैं। बीच बीच में आपको कैलाश पर्वत भी नज़र आता है। सड़कें कुछ जगह बनी हुई हैं, कुछ जगह नहीं बनी हुई हैं, लेकिन आसपास के नज़ारे बेहद खूबसूरत, बर्फ़ से ढके पहाड़ नज़र आएंगे। और तिब्बत चूँकि बहुत ऊंचाई पर है, इसलिए यहाँ वेजिटेशन नहीं है। ठंडा मरुस्थल जैसे हमारा लेह लद्दाख है हिंदुस्तान में, वैसे ये भी ठंडा मरुस्थल है। लेकिन जो कैलाश पर्वत के परिक्रमा मार्ग से दूरी है 20 किलोमीटर की मानसरोवर झील की भी, उसकी यात्रा भी बेहद खूबसूरत है। आइए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। हम अब पहुंच चुके हैं मानसरोवर झील। मान मतलब मानस मतलब मन, और सरोवर यानी मन से निकला सरोवर। ब्रह्मा के मन से निकला सरोवर कहा जाता है मानसरोवर झील को। और आप झील देख सकते हैं और पीछे कैलाश पर्वत आपको नज़र आएगा। ये खूबसूरत और विहंगम दृश्य है जो बेहद खूबसूरत है। आप
देखेंगे यहाँ पर ये झील बहुत साफ़ है। आपसे कुछ सालों पहले चीनी सरकार ने इस झील में स्नान करने पर रोक लगा दी है, क्योंकि बहुत पवित्र झील है और यहाँ पर लोग आते थे, नहाते थे, कुछ कपड़े छोड़ देते थे, इसलिए अब यहाँ पर नहाने की इजाज़त नहीं है। जो हिंदू तीर्थयात्री आते हैं वो इसी झील में अपना चरण स्पर्श करते हैं और उसके बाद बाल्टी से पानी ले करके वो अलग जाके स्नान कर सकते हैं। तो ये मानसरोवर झील की तस्वीरें हैं और पीछे आपको कैलाश पर्वत नज़र आएगा। शायद ये बेहद खूबसूरत दृश्य है। हम मानसरोवर झील के बारे में कुछ बातें आपको बताना चाहते हैं, लेकिन पहले मानसरोवर झील के जो दर्शन हैं वो हम आपको सही से करा दें, ताकि आप लोग भी जो घर में बैठे हुए हैं हिंदुस्तान या हिंदुस्तान से कहीं भी देख रहे हैं हमें, आप भी अनुभूति ले सकें। तो ये जो है कैलाश मानसरोवर की यात्रा में कैलाश मानसरोवर सामने है और ये झील है कैलाश मानसरोवर की मानसरोवर झील, जो बेहद पवित्र मानी जाती है। सभी धर्मों में कहा जाता है कि चरण स्पर्श करने से, इसको देखने से सारे पाप धुल जाते हैं। पानी बेहद साफ़ है, जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो ये हरा नज़र आता है। और जो मानसरोवर झील है वो विश्व की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील है। इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 4590 मीटर पर है। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन काफ़ी कम होती है और इसका जो सरकमफेरेंस है वो लगभग 90 किलोमीटर का है। आप देखेंगे आपको ये पूरी जो है झील नज़र आएगी, जहाँ तक भी आपको नज़र जाएगी आपको ये झील नज़र आएगी और ये झील बेहद खूबसूरत है। वैसे हिंदू पुराणों में ज़िक्र है, रामायण में ज़िक्र है कि पांडव यहाँ आए थे। बुद्ध धर्म में जो भगवान बुद्ध की माँ थी रानी माया, उनसे जुड़ी हुई है ये मानसरोवर झील। और जैन धर्म में जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव जी, उनके बेटे चक्रवर्ती ने यहाँ पर आके तपस्या की है, तो ये मान्यता है। तो सभी धर्मों में इस झील की बहुत मान्यता है। और पानी बहुत ठंडा तो नहीं है, लेकिन बहुत अलग अनुभूति देने वाला ये पानी है। इसकी जो लहरें हैं वो हमारे पैरों को छू रही हैं या हम चरण स्पर्श कर रहे हैं। और इस झील का एक बहुत अलग महत्व इसलिए भी है क्योंकि आपको पता है तिब्बत चीन में है, चीन इस झील को कंट्रोल करता है, तो चीन इसके पानी को भी कंट्रोल करता है। इस झील से 4 प्रमुख नदियां निकलती हैं जो कि पूरे दक्षिण एशिया में, साउथ एशिया में पानी का स्रोत हैं, यानी जीवन का स्रोत हैं, जीवन का सोर्स हैं। पहली ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे यहाँ शांगपो कहा जाता है, वो भी यहीं से निकलती हैं। उसके बाद सिंधु, इंडस, वो हिंदुस्तान से कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान जाते हैं, तो पाकिस्तान की तो लाइफलाइन सिंधु नदी को कहा जाता है, वो यहाँ से निकलती हैं। सतलुज नदी जो हमारे हिंदुस्तान में है, वो सतलुज नदी भी यहीं से निकलती है और कैरानी नदी भी यहीं से निकलती हैं। और 4 नदियाँ यहाँ से निकलती हैं जो कि दक्षिण भारत में जीवन का स्रोत हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये झील कूटनीतिक, डिप्लोमेटिक तौर पर भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस झील में जैसे हमने बताया कि आप स्नान नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ टच कर सकते हैं, आप सिर्फ दर्शन कर सकते हैं, आप बाल्टी से पानी निकाल सकते हैं और बाहर जा कर के आप स्नान कर सकते हैं। बेहद अद्भुत यहाँ का ये दृश्य है। वैसे इसका पानी तो नीला है, लेकिन ये आपको हरा नज़र आ रहा है क्योंकि सूरज की किरणें पड़ रही हैं। और आज हम अपने आप को बड़ा खुशनसीब महसूस कर रहे हैं क्योंकि आसमान साफ़ है, तो झील से ही कैलाश पर्वत के दर्शन हो रहे हैं, जो कि बेहद अद्भुत दृश्य है, वो हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ से। जो ये सरफेस है, इसका जो पूरा एरिया है वो लगभग 320 स्क्वायर किलोमीटर है और जो सर्कमफेरेंस में शेप है वो लगभग 90 किलोमीटर का है। और इसकी जो डेप्थ है वो भी काफ़ी गहरी है क्योंकि आगे अभी तो हम बिल्कुल किनारे पर हैं, आगे जैसे जैसे जाते जाएंगे ये जो झील है ये और गहरी होती जाएगी। और हिंदू, बौद्ध, जैन, बौद्ध धर्म में इसकी बहुत मान्यता है। लोग भारत से, चीन से, नेपाल से, अलग अलग देशों से यहाँ पर तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं
और पहले कैलाश पर्वत के दर्शन करते हैं और उसके बाद वो इस झील पर आते हैं, स्नान करते हैं इसके पानी से बाल्टी निकाल करके, और फिर जा कर के ये यात्रा सफल मानी जाती है। और जो ठंड में भी ये नदी जो है, ये जो झील है, मानसरोवर झील है, मीठे पानी की झील है, ये जम जाती है, क्योंकि अभी भी जो तापमान है वो करीबन 9 से 10 डिग्री है। हम यहाँ जैकेट पहने हुए हैं, हवा आती है, लेकिन ठंड में जब यहाँ तापमान -4, -5, -10 डिग्री तक पहुँच जाता है तो ये झील यहाँ जम जाती है। तो अब ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि बेहद खूबसूरत है। यहाँ कहा जाता है, हमारे जो हिंदू पुराण है उसमें लिखा हुआ है कि यहाँ जो हंस है वो रहते हैं और यहाँ मोती हैं, उनको चुगते हैं। वो कहते हैं ना कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, कौवा चुगेगा मोती और हंस दाना खाएगा, ये कहावत कही जाती है। तो ये मानसरोवर झील से ही जुड़ी हुई कहावत है। तमाम लेजेंड हैं इससे जुड़े हुए, लेकिन हमने आपको बताया कि चीन इस मानसरोवर झील को कंट्रोल करता है, तो इसके पानी को भी चीन कंट्रोल करता है, इससे निकलने वाली नदियों को भी इनडायरेक्टली चीन कंट्रोल करता है। तो समझिए कि ये डिप्लोमेटिक दृष्टि से भी कितनी महत्वपूर्ण है। और यहाँ ऐसे पत्थर आपको मिलेंगे। और एक बहुत अच्छा निर्णय चीन सरकार ने लिया कि इस झील में किसी को स्नान करने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि ये पवित्र झील है और ब्रह्मपुत्र यहाँ से निकलती है, सिंधु निकलती हैं, कैराली निकलती हैं, सतलुज निकलती हैं। तो पानी पीने का, खेती करने का पानी का स्रोत यही है। जब स्रोत पानी पीने का, खेती करने का ये है, तो इसको गंदा ना किया जाए। एक बात है जो मैं कहना चाहता हूँ, और मुझे इस बात में कोई गुरेज नहीं है कि सबसे ज़्यादा हम अपनी नदियों को हिंदुस्तान में पूछते हैं। गंगा माँ, यमुना माँ, सरस्वती माँ, ब्रह्मपुत्र को पूछते हैं, हर नदी को पूछते हैं, कावेरी, गोदावरी, मारेवा आरती है, मारेवा तेरा पानी कल कल बह तो जाए रे। और फिर हम उन्हीं अपनी नदियाँ जिनको हम माँ का दर्जा देते हैं उनको गंदा करते हैं। लेकिन हम बाकी देशों में जाते हैं, हम चीन में आए, अब देखिए यहाँ कहीं कोई कपड़ा नज़र आ रहा है आपको, कहीं कोई नारियल, कहीं कोई फूल, कहीं कोई चुन्नी नज़र आ रही है? बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पर पिलग्रिमेज के लिए भी जो लोग आते हैं, तीर्थ के लिए भी आते हैं, उनको अलाउड नहीं है कि वो यहाँ पर आकर के किसी भी तरीके का कोई कपड़ा छोड़ें। पानी भी सीमित मात्रा में यहाँ से ले जाना अलाउड है, बहुत सीमित मात्रा में। आप नहीं कि आप आए 2 लीटर पानी ले गए, बिल्कुल नहीं, बहुत सीमित मात्रा में पानी ले जा सकते हैं, ज़्यादा पानी नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि ये झील बहुत महत्वपूर्ण है, नदियों का स्रोत है। और चीन सरकार नहीं चाहती है कि इस झील का पानी कम हो। और काफ़ी मोटरेबल रोड आसपास बना रखी है, तो यहाँ से गाड़ी से पहुँचा जा सकता है। बेहद सीनिक नज़ारे हैं यहाँ आसपास। आपको पहाड़ नज़र आएंगे, जो चोटियाँ हैं वो बर्फ़ से ढकी हुई हैं। शायद यही इस जगह की खूबसूरती है। मानसरोवर झील है, और बस मानसरोवर झील के उस पार राक्षस ताल है, जो खारे पानी की झील है। और कहते हैं वहाँ पर रावण ने तपस्या की थी, और जिस वजह से पानी खारा हो गया। वो पानी इतना खारा है कि आप उसको ज़ुबान पर भी नहीं टच कर सकते, और वो भी ऐसे ही नज़र आएगी। दोनों झील एक जैसी नज़र आएंगी, और एक छोटी सी पतली सी नदी है जिससे कनेक्ट होती हैं। नदी से कनेक्ट है, फिर भी मानसरोवर झील का पानी खारा नहीं होता। तो ये सब अपने आप में रहस्य हैं, तमाम रहस्य हैं। और कुछ रहस्यों के बारे में ना सोच करके जो हमें दिख रहा है उसको महसूस किया जाए, उसको बस आँखों में बसा लिया जाए, यही हम कर सकते हैं। और अंत में यही कहना चाहते हैं, नदियों को साफ़ रखें, अपने तालाबों को साफ़ रखें, झीलों पे साफ़ रखें। हिंदुस्तान में हम अपनी नदियों को माँ कहते हैं, लेकिन उनका माँ जैसा ख्याल नहीं रखते। यहाँ आकर यह महसूस होता है कि मानसरोवर झील इतनी साफ़ है कि आपको नीचे पत्थर नज़र आते हैं और सब कुछ साफ़ दिखाई देता है। इतनी खूबसूरती है, और उम्मीद है कि हम भारतीय सीखेंगे और जल्द हमारी नदियाँ भी ऐसी ही नज़र आएंगी, जो शायद होगा, पर कब होगा हम नहीं कह सकते हैं। मानसरोवर झील का पानी मीठा है, लेकिन उसके ठीक 3 किलोमीटर के दूर पर है ये राक्षस झील, जिसे राक्षस ताल भी कहा जाता है। अब इसको लेकर के तमाम कहानियां हैं, तमाम दावे हैं। दावों की सच्चाई नहीं पता,
लेकिन एक सच्चाई ज़रूर आपको बता देते हैं कि कैलाश पर्वत से 50 किलोमीटर की दूरी पर और मानसरोवर झील से 3 किलोमीटर की दूरी पर है ये राक्षस झील। इसकी ऊंचाई भी उतनी ही है जितनी कि मानसरोवर झील की है। 4,590 मीटर्स यानी 4,600 मीटर्स की इसकी ऊंचाई है। ये राक्षस ताल इसे कहा क्यों जाता है, अब इसको लेकर के तमाम रहस्य है। राक्षस ताल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस झील का पानी बेहद खारा है, बेहद नमकीन। इतना नमकीन है कि जो तिब्बती लोग हैं, बुद्धिस्ट लोग हैं, वो यहाँ आने से भी डरते हैं। आपने मानसरोवर झील में देखा तमाम लोग आचमन कर रहे हैं, बुद्धिस्ट भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर कोई नज़र नहीं आएगा। ये जो दो लोग हैं वो भी नज़दीक गए और वहाँ से आगे, क्योंकि इस लेक को छूना भी यहाँ लोग मानते हैं कि उससे नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, उससे नकारात्मकता आती है। अब जो लेजेंड है, हिंदू लेजेंड है, वो ये कहता है कि रावण यहाँ आया था और रावण ने इस झील में जब स्नान किया तो ये झील खारी हो गई, इसका पानी खारा हो गया, नकारात्मकता से भर गई ये झील। अब इस झील के पानी को देखिए, ये बिल्कुल आपको वैसा ही नज़र आएगा जैसा कि मानसरोवर झील का पानी नज़र आ रहा था, लेकिन ये पानी थोड़ा सा आपको ग्रे नज़र आएगा। और चीन सरकार ने इसे छूने पर भी रोक लगा रखी है। स्नान तो दूर की बात है, अगर आपने इसमें स्नान कर लिया, इसमें नहा लिया, तो आपको तमाम बीमारियां हो सकती हैं। और छोटी सी बात है, लेकिन सोचिए कितनी बड़ी बात है कि बगल में 3 किलोमीटर पर मानसरोवर झील, उतनी ही बड़ी ये राक्षस झील, राक्षस ताल, लेकिन मानसरोवर झील का पानी मीठा और इसका इतना खारा कि इसमें मछलियां तक नहीं, अगर मछली डालेंगे ला करके तो मर जाएगी। समंदर का पानी भी खारा है लेकिन मछलियां रहती हैं, वेजिटेशन है, लेकिन यहाँ इस झील में कोई वेजिटेशन नहीं है। लेकिन एक अद्भुत बात आपको बताते हैं कि यहाँ से एक गंगचो नदी है जो राक्षस ताल को मानसरोवर झील से जोड़ती है। तो यानी दोनों झीलें जुड़ी हुई हैं, लेकिन ना मानसरोवर झील का पानी खारा हुआ और ना राक्षस ताल का पानी मीठा हुआ। अब इसके ताल के आसपास 4 द्वीप हैं जिसे डोला, लाचतो, लोबसरमा और दोशरबा कहते हैं। और राक्षस ताल को तिब्बती भाषा में लांगगर चो या लहा नागसो के नाम से जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है जहर की झील, काले पानी की जहर की झील समझ लीजिए। और तिब्बती मानते हैं कि इसका पानी शापित है और इसलिए इसे छूने से बड़ा नुकसान हो सकता है, तो इसको छुआ नहीं जाता है। इसके पास तक आपको देखिए कहीं दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आएगा। 2 लोग भी थे, वो हमारे साथी हैं, इसलिए वो नज़दीक गए तिब्बती, लेकिन वो वापस आ गए। लेकिन अब देखिए पूरी झील देख लीजिए, आपको दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आएगा। ना यहाँ इंसान, ना कोई पक्षी, ना पशु, मतलब चिड़िया भी आपको नज़र नहीं आएगी। अब साइंटिफिक तौर पर इसे एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। कहते हैं लाखों साल पहले टेथिस सागर था, टेथिस झील थी, फिर टेक्टोनिक प्लेट्स अंदर टकराई और फिर वो टेथिस का पानी समुंदर में गया और फिर हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, वो सारी बातें, और तभी ये झील भी बनी, मानसरोवर झील और राक्षस ताल। साइंटिफिक थ्योरी अलग है, लेकिन मानसरोवर झील सबसे ऊंची मीठे पानी की झील है। और सोचिए इतने हाइट पर खारा पानी कहाँ से आया, इसका जवाब किसी के पास नहीं है, ना हमारे पास है, ना वैज्ञानिकों के पास है। इसका पानी देखिए, आपको दूर से उतना ही नज़र आएगा, लेकिन आसपास देखिए ये पूरा ग्रे है, हल्का सा आपको काला मटमैला नज़र आएगा, पीछे हरा है, तो इसीलिए इसको राक्षस ताल कहते हैं। और तिब्बती इसे जहरीले पानी की काली झील कहते हैं। बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें लगा कि इस रहस्य को भी आपको बताना चाहिए, तो हम आपको यहाँ पर लेकर के आ गए। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपके दिमाग में सवाल आएगा कि हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, हिंदुस्तानियों के लिए थोड़ा कठिन है और बहुत सीमित लोगों को ही ये मौका मिलता है। अब 2025 से यात्रा शुरू हुई है, तो मार्च में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय पर कैलाश मानसरोवर का एक पोर्टल है, जिस पे जाकर के आप एप्लीकेशन भर सकते हैं, बता सकते हैं कि आप जाने की इच्छा रखते हैं। और उसके बाद
भारत सरकार का विदेश मंत्रालय लकी ड्रॉ निकालता है और लकी ड्रॉ निकालने के बाद आपका नाम आएगा तो आप जा सकते हैं, नहीं आएगा तो फिर आपको अगली साल ट्राई करना पड़ेगा। तो जैसे इस साल 2025 में लगभग 5,500 लोगों ने आवेदन दिया, जिसमें से सिर्फ इस साल 750 लोगों को चुना गया है, जो 50, 40, 30 इन जत्थों में जून से लेकर के सितंबर तक जाएंगे। तो ये तो थी बात कि आप कैसे जा सकते हैं। एक रास्ता आप वाया नेपाल भी जा सकते हैं काठमांडू होते हुए, लेकिन आपको अलग से वीज़ा लेना होगा। आप किसी नेपाली टूर ऑपरेटर की भी मदद ले सकते हैं, लेकिन वो सब कुछ निर्भर करेगा कि आपको चीन सरकार वीज़ा देगा या नहीं देगा, क्योंकि भारतीयों के लिए मुश्किल है। लेकिन जो NRI भारतीय हैं, जो विदेशों में रहते हैं, जिनके पास अमेरिकी पासपोर्ट है, कैनेडियन पासपोर्ट है, उनके लिए कोई समस्या नहीं है। वो हमेशा जब चाहें टूरिस्ट वीज़ा पर ये यात्रा कर सकते हैं। उनको बताना पड़ेगा कि वो कैलाश मानसरोवर जाना चाहते हैं। तो हमने कैलाश मानसरोवर की यात्रा के बारे में सारी जानकारी आपको दी, शुरुआत से लेकर के अंत तक। बहुत लोग जाना चाहते हैं। हम आपसे इतना कह सकते हैं कि हमारी डिटेल्ड एपिसोड्स हमने किए हैं, लगभग 5 एपिसोड्स हैं। आप जा कर के हमारे चैनल पर देख सकते हैं, उनका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर रहे हैं। डिटेल रिपोर्ट है और बहुत अद्भुत ये यात्रा रही है। और आप इस यात्रा में ये सीखते हैं कि आप उस जगह पर पहुंचते हैं जहां ऑक्सीजन कम है, ठंड बहुत ज़्यादा है, और आप उस ईश्वर के सामने, उस खुदा के सामने अपने आप को एक कण पाते हैं। एक तिनके की तरह हमारी हैसियत नज़र नहीं आती है। हम अपनी बाहरी दुनिया में लड़ते हैं, भिड़ते हैं और बताते हैं कि हम कितने शक्तिमान हैं, पैसा है मेरे पास, शोहरत है, लेकिन ये शोहरत, पैसा यहाँ पर काम नहीं आती है। ऑक्सीजन सबके लिए कम है। और जब आप देखते हैं, दर्शन करते हैं कैलाश पर्वत के, तो आपको नज़र आता है कितने छोटे हैं। और बहुत सीरियस लेते हैं अपने आप को, बहुत महत्व देते हैं। इंसान को इतना महत्व अपने आप को नहीं देना चाहिए, हम्बल रहना चाहिए। और भारत में भी ये संदेश हमें सीखना चाहिए कि हमें मिलकर रहना चाहिए, जुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। और अंत में जाते जाते हम यही कहना चाहते हैं कि आप इस यात्रा पर नहीं आ रहे हैं तो आप कोशिश करें, और नहीं आ पाएँ तो ये वीडियो देखें और ख़ुद को कम से कम ये झलक पाकर ही संतुष्ट कर लें, क्योंकि सबको यहाँ मौका नहीं मिलता, और जिसको भगवान बुलाते हैं वही यहाँ पर आ पाता है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।